Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Hafiz Afzal and I am your physics teacher. Today I am going to start with the inter part 1 physics with chapter number 2. In this chapter, the name of the chapter is vectors and equilibrium. First of all, we will define scalar quantities and vector quantities. Scalar and vector quantities are two types of quantities in physics. All quantities in physics are defined by scalar and vector quantities. So first of all, scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which only have मैग्नीट्यूड, यानी कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इनको से हम सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में आएंगी स्पीड, टाइम और इन जैसी मज़ीद क्वांटिटीज़। यानी जैसे टाइम का भी आपको पता है कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, हम टाइम को सिर्फ मैग्नीट्यूड के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम कितना हुआ है। इसको हम किसी डायरेक्शन में नहीं डिफाइन कर सकते कि टाइम की डायरेक्शन क्या है। इसी तरह स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके जो ऑपोजिट जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम करते हैं, ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, इसके साथ जो हम दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में डिफाइन होती हैं वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था कि सिर्फ ऐसी स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर दी जाए, जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो इस एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क वगैरह। अच्छा, अब ये डायरेक्शन जो है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गई वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस हो गया। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो जिनकी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों क्वांटिटीज़ क्वालिटीज़ रखती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो आमतौर पे जो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि हम कोई भी क्वांटिटीज, लेट्स सपोज कि ए एक वेक्टर है, जैसे लेट्स सपोज ए है, तो ए को अगर मैंने बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर मैं या तो एरो साइन लगा दूंगा, या इसका एक और मेथड ये है कि इसको मैं बोल्ड करके लिखूंगा। ठीक है, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, डिफरेंट है। एक और तरीका ये है कि वेक्टर के मैं जो जिसका सिंबल है उसके नीचे एक बार लाइन लगा दूंगा, या इसके ऊपर भी एक बार लाइन लगाई जा सकती है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के चंद तरीके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने ये तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके। इसी तरह अगर स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो स्केलर्स में सिंपल हम विदाउट बोल्ड जो हमारे पास सिंपल लेटर है वो उस तरह आएगा, या हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर है से एक स्केलर में, चूँकि सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम डील करते हैं तो हम वेक्टर लेके उसके गिर्द अगर हम उसका मॉड ले लें तो ये मतलब ये शो करता है कि ये अब वो स्केलर क्वांटिटी आ गया, हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए या फिर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अच्छा, आगे एक और चीज़ ये है ये होगी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ग्राफिकली यानी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, लेट्स सपोज एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ग्राफ में कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में लेट्स सपोज अगर हम सिंपल पॉइंट लें तो हम कहते हैं कि ग्राफ जो जो एक वेक्टर है जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो 0 0 पे है,
और लेट्स सपोज वो किसी जो उसका दूसरा पॉइंट है वो किसी और लेट्स सपोज ये एक्स की इस मैग्नीट्यूड पे और वाई की इस मैग्नीट्यूड पे है, मतलब लेट्स सपोज एक्स वाई की ये 1 है और एक्स की ये 3 है लेट्स सपोज। तो मेरे पास और इसकी डायरेक्शन चूँकि इस तरफ है तो हम इसको एक आगे एक एरो साइन लगा देंगे। तो ये वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इस ग्राफ में जो ये जो वेक्टर इस लाइन की जो लेंथ है ये बेसिकली शो कर रही है इसकी मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। ओके, अब हम देखते हैं कि वेक्टर से रिलेटेड जो चंद डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। अच्छा, वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं कि अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं कि वेक्टर्स सिर्फ वेक्टर्स में ही ऐड हो सकते हैं। वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर के साथ ऐड नहीं हो सकते, उसी तरह स्केलर जो है वो स्केलर के साथ ही ऑब्वियसली फिर ऐड होंगे। तो वेक्टर्स को वेक्टर के साथ ऐड करने का तरीका ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। अगर मैं इसको वेक्टर्स को ग्राफिकली लिखूं तो लेट्स सपोज जो एक वेक्टर है वो है ये, इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर का, और इस तरह मेरे पास जो दूसरा वेक्टर है सेकंड वो है ये बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे। तो अब मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनको अब ऐड करना है। तो उनको ऐड करने का वो मेथड वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मैंने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसका तरीका ये है कि पहला जो वेक्टर लेट्स सपोज अगर मैंने ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी, तो जो ए वेक्टर है इसको मैं एज इट इज़ ड्रा करूँगा जिस तरह ये मौजूद है ऊपर, उसी मैग्नीट्यूड के साथ और उसी डायरेक्शन के साथ। ये हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। और इसके बाद जो सेकंड वेक्टर है बी, ये जो वेक्टर है इसको भी एज इट इज़ ड्रा कर देना है इसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड से, तो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ। इसकी डायरेक्शन चूँकि थोड़ी सी टिल्ट है तो हम इसको कहेंगे लेट्स सपोज ये है बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स को पहला वेक्टर एज इट इज़ ड्रा किया, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से ड्रा किया, और जो तीसरा अब ये दो वेक्टर अब जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब जैसे हम कोई चीज़ ऐड करते हैं 2 + 3 करते हैं तो आंसर आता है 5। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है जैसे ए प्लस बी का है तो आंसर क्या आएगा, तो इसके रिजल्टेंट जो आएगा जो आंसर के तौर पे हमारे पास जो वेक्टर, चूँकि वेक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी वो ए पहले वेक्टर की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ये वेक्टर क्वांटिटी आई है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ए प्लस बी को ऐड करने से हमें ये एक और नया वेक्टर मिल गया। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर ही हो गया ऑब्वियसली। तो रिजल्टेंट का मतलब ये है कि इसमें ए और बी दोनों वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। जैसे ए की डायरेक्शन इस तरफ थी और बी की थोड़ी सी टिल्ट अपवर्ड थी, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो हमारे पास डायरेक्शन आई है वो कुछ इस तरह है। इसमें ए और बी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऐड हो रही है और उनकी मैग्नीट्यूड भी ऐड अप हो रही है। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। सो अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जिस तरह एडिशन में हम ऐड करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम उनको माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करने का तरीका ये है कि जैसे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा कि ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन अब ए माइनस बी का मतलब ये है कि होना तो ये एडिशन ही है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस ए प्लस माइनस बी का क्या मतलब है, तो माइनस बी सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइनस साइन लगाने से क्या होता है। माइनस साइन लगाने से जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये वेक्टर है बी, ये बी है, तो जो माइनस बी होगा वो क्या होगा, इसी मैग्नीट्यूड के साथ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस बी होगा। ठीक है, जिस तरह हमने पहले एक वेक्टर लिया
वो था ए, और बी जो था वो था ये। इसी तरह अगर अब मैंने ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए को तो फिर मैं ऐसे एज इट इज़ ड्रा करूँगा, पहला वेक्टर एज इट इज़, और अब मैंने माइनस बी करना है तो इसी मैग्नीट्यूड के साथ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको ड्रा करूँगा, यानी ऐसे। अब मेरे पास ये माइनस बी है, सेकेंड वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से मिला दिया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस तरह आएगा। ये मेरे पास। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था तो हमने तब पढ़ा था कि वेक्टर्स सिर्फ वेक्टर्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और वेक्टर वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की मल्टीप्लिकेशन आती है। एक वेक्टर्स को किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या होता है, और जो वेक्टर्स का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स का किसी नंबर से प्रोडक्ट करें तो फिर क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, अब इसका किसी नंबर से वेक्टर जो है वो उसको हम कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हमने वो पढ़ा जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है, तो अगर मैंने 2a फाइंड करना है, ये मेरे पास a है, तो अगर मैंने 2a फाइंड करना है तो इसका मेथड ये है कि डायरेक्शन a की ही रहेगी लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। तो अगर ये a है तो 2a जो है वो उसके डबल मैग्नीट्यूड के साथ आ जाएगा, तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैंने इसको -2a करना है तो उसी उसी मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जो क्वांटिटी वेक्टर आएगा वो -2a होगा। तो ये वेक्टर्स को किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट करने का तरीका है। अच्छा, वो हमारे पास आती है एक डेफिनेशन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं कि कोई वेक्टर है उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन जो है, उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन है। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि इसी सर्टेन डायरेक्शन में अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी इसको इसको लिखने का एक सिंपल तरीका ये कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है, हमने पढ़ा है कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इसकी मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो इसको हम वेक्टर्स को यानी तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं कि एक इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसकी डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है उसको हम कहते ए कैप कहते हैं। तो एक वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बनता है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। इस केस में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर चूँकि डायरेक्शनल होते हैं, इसको अगर मैं सेपरेट करूँ इधर से ए कैप को, ए कैप इक्वल आएगा ए वेक्टर, और ये ए इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर आएगी और वो यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका आंसर बेसिकली 1 और साथ एक वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वेक्टर है उसको वेक्टर चूँकि मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूँ, ए और ए कैप डिवाइड बाई ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 और साथ एक यूनिट वेक्टर 1 वेक्टर आएगा, इसको हम वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जो जिनकी मैग्नीट्यूड 0 होती है लेकिन होते ही वेक्टर्स हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पर ये इस तरह लिया जाता है कि अगर कि मैं किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर दूं, यानी अगर मैं ए एक वेक्टर है उसको मैं -a से ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो एक 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये ए है, तो अगर मैंने इसको -a से ऐड करना है तो इसी के ऊपर आ जाएगा वो। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और वो -a होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो 0 होगा, क्योंकि ये इसी तरह के जैसे 2 + -2 कहाँ से 0 आता है, इसी तरह जो a + -a होगा उसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जो है वो नल वेक्टर कहलाता है कि जो दो वेक्टर्स को
ऐड करने से दो, तो एक इसमें पॉजिटिव होगा और एक उसी वेक्टर का नेगेटिव डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा। तो ऐसा वेक्टर जो आंसर आएगा, जो उसका रिजल्टेंट आएगा, वो नल वेक्टर होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, वो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, वो ये है, तो अगर बी वेक्टर भी किसी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ मौजूद है, तो इसको मैं कहूँगा कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो ए और बी इक्वल वेक्टर्स बनाएंगे। अगर ए इस तरह है और बी जो है वो बेशक सेम मैग्नीट्यूड के साथ है लेकिन डायरेक्शन उसकी सेम नहीं है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को इक्वल नहीं कह सकते। इसी तरह अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए ए और बी, तब भी हम उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और वेक्टर्स को जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऐड कैसे करते हैं। तो अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब अपने टीचर मोहम्मद नफीस अफजल को इजाज़त दें और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।